रमेश अपनी पत्नी सुधा के साथ दिल्ली शहर में किराए के मकान में रहता था और एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। एक दिन सुधा अपने पति रमेश से बोलती है, अच्छी बहुत दिन हो गए हम इस किराए के मकान में रहते हुए, अब तो आप अपना खुद का मकान खरीद ही लो। अरे पत्नी जी, शहर में मकान खरीदना कोई आसान काम नहीं है। पता भी है शहर में मकान खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए। अजी मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने गांव की जमीन सेल कर दें। सुधा, बात तो तुम सही कह रही हो। गांव की जमीन बेचकर इतने पैसे तो हो ही जाएंगे कि नया मकान ले सकें। और जी कुछ पैसे तो आपने जमा कर ही रखे हैं और कुछ पैसे हमें गांव की जमीन बेचकर मिल जाएंगे। इतने में तो एक नया मकान आ ही जाएगा। गांव में अपना मकान भी है, कुछ दिन वही रहेंगे और जमीन बेचकर वापस शहर आ जाएंगे। अगले ही दिन सुधा और रमेश गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव पहुंचकर वो दोनों गांव के लोगों से मिलते हैं। सुधा गांव की औरतों से बात करती है, उनका हाल चाल पूछती है। दोनों दिन भर गांव में घूमते हैं और शाम होते ही वो दोनों आराम करने के लिए घर चले जाते हैं। रात हो जाती है, दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आधी रात होते ही घर की छत से आवाजें आने लगती हैं। सुधा घबराते हुए उठती है और बोलती है, अजी जल्दी उठिए, जरा देखिए तो घर की छत से कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। कहीं चुड़ैल तो नहीं आ गई हमारी छत पर। आज मुझे सुमन बहन बता रही थी कुछ दिनों से एक चुड़ैल ने गांव में उधम मचा कर रखा है। वो आधी रात को लोगों के घरों की छत पर आती है। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो आधी रात को चुड़ैल चुड़ैल लगा रखा है। मैं नहीं मानता ये सब। तभी छत से जोर जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल हमारे घर में न आ जाए। अरे यार, तुमने तो मेरी सारी नींद ही उड़ा डाली। अभी जाता हूँ छत पर, जरा मैं भी तो देखो चुड़ैल को। अगर आप छत पर गए तो वो चुड़ैल आपको छोड़ेगी नहीं। सुमन बहन बता रही थी जो भी उस चुड़ैल को देख लेता है चुड़ैल उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। हाँ हाँ, तुम्हारी सुमन बहन ने तो तुम्हें सब बता रखा है। ऐसा है तुम अपनी सुमन बहन के पास ही जाओ, यहाँ कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं खाओगी। तभी छत से जोर जोर से हंसने की आवाजें भी आने लगती हैं। रमेश छत पर जाता है और छत पर डरावनी चुड़ैल को देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल की लंबी छोटी जाप की तरह हवा में लहरा रही होती है, जिसे देखकर रमेश की हुआ खराब हो जाती है। अरे मर गया रे, ये तो सच में एक चुड़ैल है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और रमेश को बोलती है, आज तो मजा ही आ गया, जो तो खुद मेरे पास चलकर आ गया। आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल रमेश को अपनी लहराती चोटी में बांध लेती है और उसे अपने साथ उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाती है। अरे मर गई रे, ये चुड़ैल तो मेरे पति को ही अपने साथ ले गई। कोई तो बचाओ मेरे पति को। सुधा की चलाने की आवाज सुनकर गांव के लोग वहां जाते हैं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, न जाने अब क्या होगा रमेश भाई का। वो चुड़ैल जिसे भी अपने साथ ले जाती है वो दोबारा वापस नहीं आता। तभी वहां गांव के सरपंच जी आ जाते हैं। सरपंच जी, कृपया करके मेरे पति को उस चुड़ैल से बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे पति को कच्चा जबा डालेगी। तभी सुमन बहन वहां आ जाती है और बोलती है, हाँ सरपंच जी, अब तो आपको कुछ करना ही होगा। पहले मेरे पति को वो चुड़ैल अपनी लंबी छोटी में बांधकर जंगल के अंदर ले गई और आज सुधा बहन के पति को कल न जाने किसकी बारी आ जाए। सही कहा तुमने, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इस चुड़ैल का, नहीं तो न जाने कल किसको उठा ले जाए। अगली रात होते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। आधे रात होते ही चुड़ैल गांव में रहने वाले कालू की छत पर आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कालू और उसकी पत्नी रमा बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो आज हमारी ही छत पर आ गई। तभी कालू की पत्नी रमा बोलती है, अरे जरा धीरे बोलो, कहीं तेरे साथ साथ मुझे भी ना उठा ले जाए ये चुड़ैल। अरे कर्म जली, कभी तो अच्छा बोल लिया कर, जब देखो मुंह खोलती है तो बस बुरा ही बोलती है। तभी कालू एक बड़ा सा चाकू उठाता है और गुस्से में बोलता है, आज मैं इस चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर देखता हूं कि कैसे ये चुड़ैल किसी को उठाकर ले जाती है। जैसे कालू छत पर जाता है, चुड़ैल कालू के सामने आ जाती है। कालू चुड़ैल से बोलता है, आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ।
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारेगा। रुक जरा, अभी बताती हूँ तुझे तो मैं। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और कालू को अपनी लंबी लहराती हुई चोटी से बांध लेती है और जंगल की तरफ उड़ा कर ले जाती है। अरे मेरे कालू, मैंने कहा था कि छत पर मत जा, पर मेरी सुनता कौन है। तभी रमा जोर जोर से चलाकर गांव के लोगों को इकट्ठा कर लेती है। कुछ लोग लाठी लेकर चुड़ैल का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल कालू को लेकर एक खंडर के अंदर चली जाती है। खंडर के अंदर से जोर जोर से चलाने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसे सुनकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। कोई भी खंडर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता और सभी वहां से भागकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को सारी बात बताते हैं। सरपंच जी गांव के लोगों से बोलते हैं, इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने में अब पंडित जी ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। सभी लोग पंडित जी के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। पंडित जी अपनी आंखें बंद करके मंत्र बोलने लगते हैं और कुछ देर बाद पंडित अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, उस चुड़ैल की एक लंबी चोटी है और चुड़ैल की सारी शक्ति उसकी चोटी में है। अगर चुड़ैल की चोटी को काट कर जला दिया जाए तो वो चुड़ैल भी अपनी चोटी के साथ भस्म हो जाएगी। पंडित जी, पर इस चुड़ैल की चोटी काटेगा कौन? सरपंच जी, मैं जाऊंगी उस चुड़ैल की चोटी काटने। क्या पता मुझे मेरे पति रमेश वापस मिल जाएं। ठीक ही बहन, फिर तो मैं भी तुम्हारी साथ चलूंगी। क्या पता तुम्हारे पति के साथ मुझे भी मेरे पति मिल जाएं। तभी सुधा रमा बहन से बोलती है, रमा बहन, मैं चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा कर रखूंगी, तभी आप पीछे से आकर चुड़ैल की चोटी काट देना। ऐसा बोलकर दोनों जंगल के अंदर चली जाती हैं और खंडर के पास पहुंचकर सद्धा चुड़ैल को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल, कहाँ मर गई? और तुझे मेरा ही पति मिला था उठा कर ले जाने को। अरे करम चली, अब बाहर तो निकल। तभी चुड़ैल गुस्से से बाहर आती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत की तो मुझे बुलाती है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या जो तुम मुझे बुला रही है? देख जरा अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सदा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझा कर रखती है। तभी पीछे से रमा आ जाती है और चुड़ैल की चोटी काट देती है और चुड़ैल की चोटी में आग लगा देती है। जैसे ही चुड़ैल की चोटी जलती है, चुड़ैल जोर जोर से चलाने लगती है और बोलती है, अरे मर गई रे, ये तुमने किया कर दिया। तुमने मेरी चोटी काट कर जला दी। तुमने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर चुड़ैल भी भस्म हो जाती है। तभी खंडर से कालू और रमेश बाहर निकल कर आते हैं। अरे मुझे तो लगा था कि वो चुड़ैल आपको खाकर चट कर गई होगी। अरे यार, बस ये समझ लो कि हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम दोनों बच गए। अब यहाँ से चलो। फिर वो सभी गांव में आ जाते हैं। नंदू शहर का लड़का है। वो अपने खानदान यानी अपने वालिदीन के साथ शहर में रहता है। इसे शहर से बेहतर गांव में रहना पसंद था, लेकिन नौकरी की वजह से वो वक्त नहीं निकाल पाता था। नंदू की नानी का घर भी गांव में ही था। उसे अपनी नानी का गांव बहुत पसंद था। इसकी नानी इससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन नंदू को इसकी नानी का फोन आया। कैसे हो तुम? खैरियत से तो होना बेटा। तुम्हें तो अपनी नानी की याद भी नहीं आती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नानी नाना कैसे हैं? मैं आपको, नाना को, मामू और खाला को बहुत याद करता हूँ। तुम गांव क्यों नहीं आते बेटा? बहुत दिनों से तुम्हें नहीं देखा। बंटी भी तुम्हें बहुत याद करता है। कभी हमारे लिए भी वक्त निकाल लिया कर। ले बंटी से बात कर। नंदू कैसा है तू? सब कुछ ठीक है ना? हाँ ने बंटी, मैं भी ठीक हूँ। हाँ नंदू बेटा, इस बार आ रहा है ना तो गाँव? नंदू को नानी से फोन पर बात करता देख बगल में खड़ी नंदू की माँ नानी से कहती है, हाँ हाँ माँ, नंदू इस बार आ रहा है गांव। क्यों नंदू बेटा, जब नानी का इतना मन है तो हो के आ जाना गांव। तेरा मन भी तरोताजा हो जाएगा। हाँ बेटा, चले जा। तेरी माँ सही कह रही है। तुझे भी तो गांव में कितना अच्छा लगता है। इस बार की छुट्टी वहीं बीता के आना। ठीक है, मैं ट्रेन की टिकट कर लेता हूँ। ठीक से आना बेटा, अपना ध्यान रखना। नंदू अपनी नानी के गांव के लिए निकल जाता है। ट्रेन से उतरते ही उसकी मुलाकात रमेश से होती है। गांव जाने के लिए नंदू रमेश की गाड़ी बक करता है। गाड़ी गांव की तरफ निकल पड़ती है। अच्छा, तो आप शहर से आ रहे हैं? हाँ। यहाँ गांव में किसके पास जा रहे हैं? मैं अपनी नानी के पास जा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारे नाना का क्या नाम है?
रामचरण सिंह। मेरे नाना का नाम रामचरण सिंह है। अच्छा, तो आप रामचरण जी के नाती हैं? ठीक ठीक। आप जानते हैं मेरे नाना को? हाँ, बिल्कुल, उन्हें कौन नहीं जानता। अरे पूरे गांव के लोग मानते हैं उन्हें। बहुत ही अच्छे इंसान है तुम्हारे नाना जी। वो तो है। अरे वाह, कितना बड़ा बगीचा है, कितने सारे आम लगे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, पर देखने के ही काम आते हैं वो। कोई नहीं तोड़ता, उन्हें किसी की भी हिम्मत नहीं इस बगीचे के अंदर जाने की। लोग वहां चड़ील होने का दावी करते हैं। चड़ील? अरे क्या खा तुमने? चड़ील? हाँ भाई, इस बगीचे में बहुत डरावनी घटनाएं हुई हैं। 2 लोगों ने उस बगीचे के आम चराने चाहे, पर क्या हुआ, अगले दिन लोगों ने उनको मरा हुआ पाया। या चड़ील जैसा कुछ नहीं होता दोस्त। हाँ, जो भी हो, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी नई सोच है, लीजिए, आ गया आपका घर। नंदू की नानी गेट पे नंदू का इंतजार कर रही थी। नंदू की नानी नंदू को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले लगा लेती है। आ गया तो? अरे कितनी देर कर दी तूने। चल अंदर चल, तेरी मनपसंद सब्जी बनाई है। नंदू सबको अच्छा लगता था। उसकी मामी भी उसे खूब प्यार करती है। नंदू के आने से सबसे ज्यादा खुश होता उसके मामा का बेटा बंटी। रात को जब सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। बस बस मामी, कितना खिलाओगे, पेट भर गया मेरा। अरे इतनी समय बाद आया है तो खातिरदारी तो बनती है तेरी। हाँ माँ, क्यों नहीं। अगले दिन नंदू और बंटी पूरे गांव में घूमने का सोचते हैं। सुन बंटी, क्यों ना हम पूरा गांव घूम कर आएं। नानी, आज बंटी मुझे गांव दिखाने ले जा रहा है। हम देरी से आएंगे घूमकर। ये देखो, ये हमारे गांव का सबसे पुराना पीड़ है। सरपंच जी उसी के नीचे बैठक रखते हैं। बहुत सुंदर है। और वो जो खीत देख रहा है ना, सबसे बड़ा खीत, वो हमारा ही है। चल वहां चलते हैं। और ये आम का पेड़ भी हमारा ही है। इसमें आम नहीं लगते, क्या ना इस बार नहीं लगे। बंटी, वो जो बड़ा सा आम का बगीचा है, क्यों ना वहां चलें, घूम कर भी आएंगे और थोड़े सारे आम भी लेकर आएंगे। नहीं नंदू, उस बगीचे में नहीं जा सकते, वहां कोई नहीं जाता। सुना है वहां चड़ेल रहती है, बहुत भयानक चड़ेल है, जो वहां जाने वाले को पीड़ में अल्टा लटकाकर मार देती है। अरे यार बंटी, कैसी बातें कर रहा है? तूने चड़ील के बारे में सुना है ना, देखा तो नहीं है, तो फिर कैसे यकीन कर सकता है? नहीं, नानी वहां जाने के लिए मना करती हैं। हम वहां नहीं जा सकते। चल, मैं तुझे अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। सुनो सुनो सब, चीकू सुनो वकी, ये मेरा भाई है नंदू। हेलो नंदू, चलो हम सब साथ मिलके खेलते हैं। और नंदू बंटी के दोस्तों के साथ खूब खेलता है। दोनों शाम को घर चले जाते हैं, पर नंदू इसी बगीचे के बारे में सोचता रहता है। सभी रात का खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। नंदू, तू बंटी के कमरे में उसके साथ सो जा, ठीक है? हाँ नंदू, तो मेरे कमरे में सो जा, खूब मस्ती करेंगे। चल यार, बहुत नींद आ रही है। बंटी और नंदू सोने चले जाते हैं। आधी रात को जब बंटी और बाकी घर वाले गहरी नींद में सो जाते हैं, तो नंदू चुपके से उठकर घर से बाहर निकल जाता है। नंदू को गांव वालों की बगीचे के बारे में सुनाई गई कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। नंदू को चड़ील की कहानी कोई ढोंग लग रही थी। इसीलिए वो सच का पता लगाने के लिए आधी रात को ही बगीचे के अंदर जाता है। नंदू वहां बहुत सारे आम के पेड़ देखता है। कितना बड़ा बगीचा है, अंदर से तो ये और भी सुंदर दिखता है। कितने सारे आम, इन सबको तोड़कर घर ले जाऊंगा और पूरे गांव वालों को बताऊंगा कि उनकी चड़ील की कहानी छोटी है, ये बस उनके मन का वहम है। नंदू एक आम खाने लगता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। इसे सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आती है। कौन है वहां? मुझे पता है तुम कोई चुड़ील वड़ील नहीं हो। जरूर ये सब तुम्हारी चाल है, ताकि लोग यहाँ ना आ पाएं। मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और नंदू को सामने सफेद साड़ी पहने एक चड़ील देखती है। नंदू भागने की कोशिश करने लगता है, पर चड़ील उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि सच में इस बगीचे में तुम रहती हो। एक बार इस बगीचे में जो आता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता, और अब तुम भी नहीं जा पाओगे। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। नंदू भागने की कोशिश करने लगता है। वो घबराकर अधर उधर भागने लगता है।
पर चड़ील उसी कहीं जाने का रास्ता नहीं देती। चड़ील नंदू का गला पकड़कर जमीन पर पटक देती है। नंदू खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर चड़ील की शक्तियों के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। सभी पेड़ चलने लगते हैं। वो लगातार चीख चीख कर चड़ील से अपनी जान की भेग मांग रहा था। चड़ील पर उसके आंसुओं का रति भर भी असर नहीं हुआ। पता चल गया अब कि मेरे बगीचे के आम चराने का क्या अंजाम होता है। यकीन नहीं था ना तुम्हें। लोगों ने समझाया और तुम नहीं माने। अब अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। चड़ील नंदू का गला पकड़ लेती है और देखते ही देखते नंदू अपना दम तोड़ देता है। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। पेड़ वापस अपनी जगह में चले जाते हैं और चड़ील गायब हो जाती है। अगली सुबह सभी नंदू को ढूंढने लगते हैं। नंदू की नानी का रो रो कर बड़ा हाल हो जाता है। जब सब नंदू की लाश को बगीचे में लटका हुआ देखते हैं तो इन्हें यकीन नहीं होता। इस दिन के बाद से गांव के लोगों ने हमेशा के लिए बगीचे का रास्ता बंद करने का सोचा और सभी को वहां जाने पर बिल्कुल रोक लगा दी। एक बार की बात है, एक शानदार छोटे से गांव में राज और मरियम नाम का एक दयालु और प्यार करने वाला शादीशुदा जोड़ा रहा करता था। वो पूरे गांव में अपने स्वादिष्ट और मजेदार समोसों के लिए जाने जाते थे। राज और मरियम द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट करकरे समोसे सभी को बहुत पसंद आते थे। उनके छोटे से फॉर्ड स्टॉल पर हमेशा उनके समोसों का स्वाद चखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राज और मरियम का फॉर्ड स्टॉल गांव में इतना मशहूर था कि गांव में जब भी किसी की सालगिरह या कोई जश्न होता था तो सभी राज और मीरा के फॉर्ड स्टॉल से ही खाना मंगवाते थे। एक मनहूस दिन एक भयानक हादसा की वजह से राज और मरियम की जान चली गई। सारे गांव वाले इस वाक़ा को सुनकर इस जोड़े को खोने का गम मनाते हैं, जो अपने खाने पकाने के माध्यम से पूरी गांव को स्वाद चुखाकर खुश करते थे। पूरा गांव राज और मरियम के जाने के बाद उन्हें और उनके स्वादिष्ट समोसों को बहुत याद करता था। लेकिन राज और मरियम के दर्दनाक मौत के बाद गांव वालों ने कुछ अजीब होते हुए देखा। देर रात गांव वालों को फॉर्ड स्टॉल के अंदर से फसफसाहट और हंसने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने दावी किया कि उन्होंने रात को स्टॉल के चारों और भयानक रोशनी को मंडराते हुए देखा है। पूरे गांव में अफवाहें फैल गईं कि राज और मरियम आत्माओं के रूप में वापस आ गए हैं। जैसे जैसे रातें गुजरती गई, डरावनी घटनाएं जारी रहीं। सभी गांव वाले इस बात पर दिन रात चर्चा करते थे। अरे भैया, तुम्हें पता है कि रात को इस फूड स्टॉल में मैंने एक अजीब रोशनी इधर उधर घूमते हुए देखी। भाई जी, आजकल तो पता नहीं क्या अजीब व गरीब होता रहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। भाई जी, वो अजीब रोशनी तो देखी ही देखी, पर मुझे तो कुछ आवाजें भी सुनाई दें। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत गर्म गर्म तेल में खाना पका रही है, और तो और बर्तनों के खड़कने की भी आवाजें आती हैं। भाई, मैं तो कह रहा हूँ, पहले ही जादू टूना हो रहा है हमारे गांव में। जल्दी ही पंगाली बाबा को बुलाना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि राज और मेरा मरने के बाद आत्मा बनकर यहीं फॉर्ड स्टॉल के पास भटक रहे हैं। हाँ भाई, ये भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर जो तुम कह रहे हो वो सही हुआ तो राज और मरियम कहीं हम पर हावी ना हो जाए। हम दोनों आदमियों की बातें एक गांव में रहने वाली लड़की सुन लेती है। इस लड़की का नाम माया होता है। माया बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की होती है। मुझे तो लगता है कि मुझे ही रात को जाके पता करना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। आधी रात को पता चलेगा कि वो अजीब रोशनी जो मंडलाती है वो क्या है और वो आवाजें किसकी आती हैं। माया रात को अपनी टॉर्च लेकर निकल जाती है और इस फॉर्ड स्टॉल के पास जाके खड़ी हो जाती है। माया को फॉर्ड स्टॉल के पास कुछ रोशनी दिखाई देती है। माया हैरान हो जाती है और आगे बढ़कर देखती है। माया देखती है कि राज और मरियम की आत्मा फॉर्ड स्टॉल में समोसे तल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। माया को कुछ समझ नहीं आता और उसका दिल जोरों से धड़क उठता है, लेकिन वो हिम्मत जटाकर बोली। राज और मरियम की आत्मा माया को देखकर मुस्कुराते हैं और माया को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। माया बेटा, तुम हमारी कहानी सुनना चाहोगी? मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। मुझे बस ये जानना है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हारा मकसद कहीं उस गांव का बुरा करना तो नहीं है? नहीं नहीं माया, ऐसा नहीं है बेटा। हम तो खुद इस गांव का हिस्सा हैं। हम कैसे गांव वालों का बुरा कर सकते हैं? तुम हमारी बात तो सुनो। मैं और मरियम यहाँ इस गांव के ही रहने वाले थे।
हम दोनों इस फूड स्टॉल को चलाया करते थे। हमारे बनाए हुए समोसे इस गांव में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और मशहूर थे। हमारे यहाँ समोसे खाने के लिए सारे गांव वाले भीड़ लगाया करते थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हमारी साथ दुर्घटना हो गई और हमारी मौत हो गई। फिर हम दोनों आत्माएं बन गए, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिली। हम यहाँ किसी से कोई नफरत नहीं करते, न ही किसी से बदला लेने वापस आए हैं। हम यहाँ वापस इसलिए आए क्योंकि हमें ये खाना बनाकर खुशी मिलती थी और मरने के बाद हम उस खुशी से वंचित हो गए थे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम मरने के बाद भी ये स्वादिष्ट समोसे बनाना जारी रखेंगे, उस उम्मीद में कि हम मरने के बाद भी अपनी खुशियाँ कायम रखेंगे। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई। मैं अब आपकी सारी बात समझ चुकी हूँ, पर मेरा ये विचार है कि क्यों ना आप दोनों अपने स्वादिष्ट समोसे एक बार फिर से गांव वालों को बीजा करें। आप फिर से उन्हें स्वादिष्ट समोसों का स्वाद चुखाएं और उन्हें खुश रखें। नहीं नहीं माया बेटा, हम तुम्हारे सोचाव से बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है। माया बेटा, हमें देखकर सारे गांवों वाले डरने लगेंगे और हम यहाँ उन्हें डराने के मकसद से नहीं आए हैं। मैं आप दोनों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप गांव वालों के सामने जाएंगे और अपना फूड स्टॉल दोबारा चालू करने का प्रस्ताव रखेंगे तो सारे गांवों वाले बहुत खुश होंगे। आप दोनों देखिएगा, गांवों वाले एक बार फिर आपके पसंदीदा समोसों का स्वाद चुककर खुश हो जाएंगे। माया की बातें सुनकर राज और मरियम खुश हो जाते हैं और गांव वालों के सामने प्रकट होने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह माया जोर जोर से गांव वालों को आवाज लगाकर उकट्ठा होने को बोलती है। सुनो सुनो, गांव वालों, जल्दी बीच चौराहे पर इकट्ठे हो जाओ। एक खुशखबरी है। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। ऐसी क्या खुशखबरी है बेटा? हम लोगों को इतनी हावड़ी में क्यों इकट्ठे होने को बोला है? मैं जानती हूँ आप लोग राज और मरियम जी को बहुत याद किया करते हैं। उनके हाथ के बनाए हुए समोसे भी आप बहुत याद करते हैं। लेकिन अब आप लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज और मरियम मरने के बाद आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। ये कैसी बात कर रही हो बेटी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाचा, मैं बताती हूँ। आप लोग बातें क्या करते थे कि रात को फूड स्टॉल से अजीब अजीब रोशनी दिखाई दिया करती थी और आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। वो रोशनी और आवाजें किसी और की नहीं बल्कि राज और मरियम की ही थी। अरे माया बेटिया, ये क्या बात कर रही हो तुम? राज और मरियम तो मर चुके हैं, वो दोनों वापस कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं समझ रही हो, राज और मरियम मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी इन लोगों को मुक्ति नहीं मिली, जिसकी वजह से वो दोनों भूत और चुड़ैल बन गए हैं। गांव वालों को माया की बातों पर विश्वास नहीं होता है। माया सभी गांव वालों के अस्पष्ट चेहरों को देखकर समझ जाती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अभी भी मेरी बातें नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ राज और मरियम को आने को बोला है। ये कहते ही राज और मरियम वहां सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाते हैं। सारे गांव वाले राज और मरियम की आत्माएं देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चलाने लगते हैं। राज ने कहा, आप लोग सब शांत हो जाएं और शांति से हमारी बात सुनिए। सभी गांव वाले राज को सुनने के लिए शांत हो जाते हैं। मैं जानता हूँ आप सब हम दोनों से डर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को जरा भी हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। मैं और राज, हम दोनों ही इस गांव का हिस्सा हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम आप लोगों को हानि पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। हम बस आपसे एक गुजारिश करने आए हैं। हमें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि हम खाना बनाने की खुशी से वंचित हो गए थे। हमारे मरने के बाद भी आप लोग हमारे बनाए हुए समोसों का स्वाद चखना चाहते हैं। उसी में हमारी खुशी है। जब तक हम उस काम को करते करते संतोषित नहीं हो जाते, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। उसी लिए हम आपकी मदद चाहते हैं। हम अपना फूड स्टॉल दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। क्या आप सब हमारी मदद करेंगे? गांव वाले राज और मरियम की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। ठीक है राज और मरियम, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राज और मरियम की आत्माओं ने एक बार फिर अपना समोसे का स्टॉल लगाया और हर शाम गांवों के लोगों को अपने स्वादिष्ट समोसों से आनंद करने लगे। धीरे धीरे राज और मरियम की स्वादिष्ट समोसे बनाने की संतुष्टि पूरी होने लगी
और वो आखिरकार गांव से गायब होकर मुक्त हो गए। सभी गांवों वाले राज और मेरा की स्वादिष्ट समोसों को बहुत याद करते थे। राज और मरियम हमेशा के लिए गांवों वालों के दिल में बस गए।